हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। पॉलिटी की हमारी जो सीरीज चल रही थी, उस पॉलिटी की सीरीज में हम लोग पार्लियामेंट को पढ़ रहे थे, संसद को पढ़ रहे थे। और उस पार्लियामेंट में हम कुछ डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमारा जो द्वितीय सदन है, अपर हाउस है, स्थायी सदन है, राज्यों का सदन है, संघीय सदन है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें मित्रों आपने ये पढ़ लिया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, राज्यसभा का जो गठन है कौन से आर्टिकल में, 80 में है। 80 आर्टिकल अनुच्छेद के 80 के तहत ये कहा गया है कि राज्यसभा का गठन किस तरह से होगा, कितनी अधिकतम संख्या होगी, कितना राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, ये आपने देख लिया था। तो यहां हमने वर्तमान कुल सदस्य संख्या की बात करी थी। कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या में आपने देखा 245 लोग राज्यसभा में होते हैं और उसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कौन से होते हैं? आपने पढ़ लिया था साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में जो विशेष उपलब्धि वाले लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रावधान है मनोनीत करने का, वो कौन से देश से लिया गया है? तो आपका उत्तर होना चाहिए आयरलैंड से। इसके बाद जो आपका 12 मतलब 245 में से 233 जो लोग थे, 233 जो लोग थे वो क्या थे? आपको पता है कि वो राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे, ऐसा हमने पढ़ लिया था। इसमें आगे देखिए आप लोग, ये क्या प्रावधान है? निर्वाचित होंगे यानी 233 प्लस 12 बराबर 245 है। यानी आप ये देख सकते हो कि यहाँ 245 को इस तरह से विभाजित किया गया है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, तो शेष सदस्य जो है वो राज्यों से निर्वाचित होंगे। क्योंकि आपका जो अपर हाउस है, द्वितीय हाउस है, उसको राज्यों का संघ भी कहा जाता है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी ये राज्यसभा करता है। अब इसमें कुछ बात ऐसी थी कि ये जो बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये राज्यों वाला, ये कहां से लिया गया है या इसका संविधान में उल्लेख रहा है? तो संविधान की अनुसूची, ध्यान रखना, संविधान की अनुसूची 4 में सीट राज्यों या राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, आवंटन किया गया है। मतलब क्या है इसका? देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, इसका आवंटन अगर आपको देखना है तो संविधान की शेड्यूल 4 में यानी अनुसूची 4 में, जैसा कि आप लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि भारत के संविधान में जहां आर्टिकल 395 वही भाग 22 और 12 अनुसूचियां हैं, वही 12 अनुसूचियों में जो आपकी अनुसूची नंबर 4 है उसमें ये बताया गया कि किस राज्य को कितनी सीटें, कितने सदस्य निर्वाचित करके भेजेगा। ये कौन सी अनुसूची कहती है? संविधान की अनुसूची 4 में इसका प्रावधान किया गया कि राज्यों की सीटें कितनी कितनी होंगी। और इसमें दूसरी बात यह है कि सीटों का जो आवंटन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है, ये भी कह सकते हो आप लोग।
अब जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन का मतलब क्या हो गया, बड़ा राज्य है तो उसे ज्यादा सीटें और छोटे को कम सीटें, छोटे राज्य को कम सीटें दी गई हैं। अब देखिए बड़ा राज्य का मतलब क्या है, यहाँ आधार कौन सा लिए गए, अभी तक 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जा रहा है। ये आपने देख लिया था। जैसे लोकसभा में बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई है, बड़ा राज्य है उससे ज्यादा सीटें और छोटा राज्य उससे कम सीटें मिलेंगी। जैसे आप लोग बड़ा राज्य कहें तो जनसंख्या की दृष्टि से आज अगर आप लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है उसको कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 31 सीटें हैं। ये ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है। फिर आप लोग जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो आप अपने राज्य की भी बात करें, राजस्थान को राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। ऐसे राज्य जिनको एक एक सीटें प्राप्त हैं, गोवा, मणिपुर आदि कुछ स्टेट हैं, मिजोरम भी कह सकते हैं, मिजोरम, इनको एक एक सीट मिली हुई है, एक एक सीट। यानी ये अपने प्रतिनिधि कितने भेजते हैं, एक एक भेजते हैं। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई है, जहां बड़ा राज्य है उसको ज्यादा सीटें दी गई हैं, जहां छोटा राज्य है उसको कम सीटें दी गई हैं। सबसे अधिक सर्वाधिक राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किसके पास में है, सर्वाधिक सीटों की बात करें तो आप लोग क्या ले सकते हैं, यूपी को 31 है। जैसे आपको लोकसभा पढ़ेंगे हम लोग, लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा जो है वो यूपी के पास में ही है। और राजस्थान की बात करें तो 10, कम से कम का मतलब एक एक सीटें, इसका मतलब कम में गोवारी मणिपुरी आ जाएगा। इसके बाद में आधार जो ये किया गया है, भारत में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में, राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया गया है, अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, अपर हाउस में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि अगर बात करें हम लोग अमेरिका की, तो आप लोग बताएं अमेरिका का उच्च सदन कौन सा है। तो अमेरिका में जैसे हमने पढ़ा था, अमेरिका की जो विधानमंडल है या आपकी जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के भी 2 सदन है और उसका जो उच्च सदन है अमेरिका का उच्च सदन, दुनिया का सबसे ताकतवर सदन कौन सा है, उच्च सदनों की बात करें तो सीनेट। अमेरिका में उच्च सदन को क्या नाम से जाना जाता है, सीनेट। और सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व का मतलब अमेरिका एक संघ है, यूएसए एक संघ है और उसमें 50 राज्य हैं। प्रत्येक राज्य 2 अपने प्रतिनिधि भेजता है। इसका मतलब सीनेट में जो संख्या है वो कितनी है, 100 है। प्रत्येक राज्य चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इस वजह से समान प्रतिनिधित्व के कारण वहां सभी राज्य क्या है, बराबर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा। जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई है, बड़े राज्यों को बड़ा से ज्यादा सीटें मिली है, छोटे राज्यों को कम सीटें मिली हैं। तो अमेरिका का कंपैरिजन हम लोग करें तो उच्च सदन वहां का जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहा जाता है। और सीनेट में भारत जैसी व्यवस्था लागू नहीं की गई है। वहां पर यह व्यवस्था है कि वहां 50 राज्य, जैसे भारत में 28 राज्य, वैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका एक संघ है कितने राज्यों का, 50 राज्यों का। भारत एक संघ है कितने राज्यों का, 28 राज्यों का। यूनियन है ना, भारत एक यूनियन है, ये फेडरेशन है, संघ है। तो यहाँ पर 50 राज्य, प्रत्येक राज्य 2 भेजता है। इसका मतलब सीनेट में जो कुल सदस्य संख्या कितनी है, 100 है। वहीं भारत की बात करें तो आज की स्थिति में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 239 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि इनका चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होगा।
तो देखिए राज्यसभा का निर्वाचन जो करेंगे हम लोग, फटाफट रब करते हैं। तो कौन सी अनुसूची में है राज्यसभा के सदस्यों की जो सीटें आवंटन की गई, कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 4 में है, ध्यान रखना है। और किस आधार पर दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। और अब देखें हम लोग राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो सबसे पहली बात तो यही कर लो आप लोग कि इनका जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पहली बात ये ध्यान रखें आप, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरी बात हम लोग ये देखें कि जो अप्रत्यक्ष जो है उनको कैसे चुना जाता है, यानी कि चुनता कौन है। तो दूसरी बात करें, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, अब बात आती है कौन सी विधि से? तो तीसरी बात में लिख लें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से खुले मतदान, ये ध्यान रखना है, खुले मतदान, एक शब्द और हो गया, खुले मतदान से होता है। ठीक है, खुले मतदान से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से खुले मतदान से होता है। और अभी हाल ही में इसमें कुछ चेंजेस किया गया है। कौन सा चेंजेस किया गया है? अभी हाल ही में इसमें 2 संशोधन हुए हैं। राज्यसभा के चुनाव में हाल ही में 2 संशोधन किए गए हैं। 2 संशोधन किए गए हैं, इसका मतलब क्या है? ये संशोधन कोई संविधान में संशोधन नहीं है, इनके लिए क्या बना हुआ है? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। और ये जितने भी चीजें हैं इनमें क्या होता है? फेरबदल होता है। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत क्या कर दिया गया? अभी 2 संशोधन किया गया है। उसमें पहला संशोधन तो क्या है? पहला संशोधन क्या है कि अब जो आप लोग पहले राज्य के संबंध में कि उम्मीदवार उसी राज्य का होना चाहिए, उसी राज्य का होना चाहिए का क्या किया गया है? समाधान किया गया है। समाधान किया गया है मतलब क्या कह सकता है यहाँ? समाधान का मतलब यहाँ क्या हो सकता है? इस प्रावधान को अब क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है, यानी निवारण कर दिया गया है। इसका क्या कर दिया गया? निवारण कर दिया गया है, निवारण कर दिया गया है। दूसरी बात क्या करी गई है? गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान कर दिया गया। ये जो अभी अपन ने बात करी थी,
तो यहां देखिए, आप समझने की बात है कि सबसे पहले तो ये देखिए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एक शब्द में बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। फिर कौन चुनेंगे? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होगा। और कौन सी विधि से होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय। ये जो पद्धति है, ये आपने पहले राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें उसको अच्छे से आपने समझा था। अगर आपने नहीं देखा तो अब राष्ट्रपति का चुनाव देखिए आप, वहां हमने बाकायदा राष्ट्रपति के चुनाव करवाए इस पद्धति के द्वारा। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, उसके तहत चुनाव करवाए थे। और यही सिस्टम जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लिए लागू किया गया है। तो राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके लिए जो पद्धति अपनाई गई है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और साथ में खुला मतदान कब लागू कर दिया गया? अभी हाल ही में संशोधन करके इसको जोड़ दिया गया। और साथ में क्या कर दिया गया? राज्य के संबंध में कि वह उम्मीदवार उस राज्य का होना चाहिए। पहले इस तरह की कोई शर्त थी, लेकिन आज ये कर दिया गया कि आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं राज्यसभा का। जैसे आपको पता होना चाहिए, अभी राज्यसभा की सीट खाली हुई थी और उस राज्यसभा की सीट पर अभी हाल ही में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होकर गए। जबकि मूल रूप से अगर बात करें तो वो पंजाब को बिलोंग करते हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और राज्यसभा से अगर आज सदस्य हैं तो वो कहां से हैं? राजस्थान से। तो ये बात का निवारण कर दिया गया, यहाँ पर इस बात का निवारण कर दिया गया। दूसरी बात करिए गुप्त मतदान। गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान कर दिया। ये खुला मतदान या गुप्त मतदान क्या होता है? देखिए, आप लोग जैसे स्थानीय निकायों की चुनाव देखते हैं, आप लोग खुद आप भी यूज करते हैं, वोटिंग करते हैं। इसके अलावा एमएलए एमपी के लिए भी गुप्त मतदान होता है, इनके लिए भी गुप्त मतदान ही होता था, राष्ट्रपति के लिए भी गुप्त मतदान ही होता है। लेकिन आप देखिए जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके लिए गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान क्यों कर दिया गया? क्योंकि जैसे आप देखें राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। 10 सीटें एक साथ खाली नहीं होती, कभी 4 होती हैं, कभी 3 होती हैं। क्योंकि आपको पता है, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसकी अवधि में, कि 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं, उसके स्थान पर 1/3 सदस्य और आ जाते हैं। तो इसका मतलब 1/3 सदस्य, जितनी सीटें हैं उसका 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होता है उस राज्य से। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो जैसे मान लीजिए आप 10 सीटें हैं तो 3 सदस्य का रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद वो 3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। और चुनाव कौन कर रहा है? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो जैसे राजस्थान में अगर 4 सीटें खाली होती हैं, 4 सीटें खाली होती है, तो राजस्थान के जो एमएलए हैं, कितने एमएलए? 200 एमएलए। 200 एमएलए इनके क्या है? वोटर्स है। 200 एमएलए क्या है? वोटर्स है। और 4 सीटें खाली हुई, इसका मतलब एक आदमी को, एक सांसद को, यानी एक सांसद बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसे मात्र 41 वोट चाहिए। 41 एमएलए उसको वोट कर दे, क्योंकि वो सूत्र लगाएंगे हम लोग, कौन सा? आनुपातिक का मतलब वो सूत्र न्यूनतम कोटा कितना मिलना चाहिए उसका। तो उसमें अगर हम लोग 4 सीटें खाली हुई हैं तो 200 हम कहेंगे कुल विधानसभा की सदस्य संख्या बटे रिक्त स्थान +1 तो उसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो 4 का भाग देंगे तो लगभग 41 सीटें मिलना चाहिए उसको। 41 लोगों का वोट मिलना चाहिए। तो 41 लोग उसको वोट करेंगे, किसको? उस सांसद को। और एक सांसद उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे मेंबर ऑफ आपका लोकसभा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाता है। यानी पूर्ण रूप से वही शक्तियां हैं जो आपका जनप्रतिनिधि है, यानी लोकसभा का सदस्य। राज्यसभा का सदस्य भी एज ए सांसद ही है। और यहां तक हो रहा है कि इसको तो 1 साल ज्यादा और मिलता है, 6 साल इसका कार्यकाल, उसका तो 5 ही है। तो और कितना इजी वे में एक व्यक्ति चुनाव जीतकर कहां जा सकता है? लाखों की भीड़ को संबोधन करे, लाखों से वोट मांगे, उससे बढ़िया तो 41 से ही वोट मांगना पड़ रहा है ना। तो 41 लोगों को क्या करना है? अपने फेवर में करना है। अब मान लीजिए आप यूं सोचिए, एक उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, जैसे विजय माल्या वगैरह भाग गए, इस तरह के कुछ लोग आए थे जिन्होंने क्या किया,
उद्योगपतियों ने जब वो ज्यादा उनके पास पैसा हो जाता है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, राजनीति में, जन सेवा में आकर अपना जो पैसा है उसको कैसे न कैसे एडजस्टमेंट करके या पावर को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल पावर है वही तो होता है। आर्थिक मनी से भी बड़ा पावर कौन सा है, पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, धन बल तो होता ही, बाहुबल उनके पास में होता ही है, वो राज्यसभा के जरिए क्या चले जाते हैं, पतली गली से सांसद बन जाते हैं, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। तो 41 लोगों से संपर्क करना पड़ता है उसको, मान लीजिए 50 लोगों से संपर्क करना पड़ा, ये मानिए आप, तो 50 लोगों को भ्रष्ट करना आसान है बनिस्पत एक बहुसंख्यक समुदाय को। तो ऐसे चुनाव में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, करोड़ों रुपया एक एक विधायक को भी दे दिया जाए तो वोट खरीदा जा सकता है। इसीलिए वहां पर वो तो गुप्त मतदान है ना, पार्टी का उम्मीदवार जीतना चाहिए। नियम तो ये कहता है कि जैसे 200 एमएलए, तो 200 एमएलए में जैसे कांग्रेस के ज्यादा है तो इसका मतलब सीट खाली होगी, तो कांग्रेस को 4 सीटें खाली हुई तो लगभग 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जानी है, और 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी के खाते में जाए तो एक अन्य के खाते में जा सकती है, वोट जितने वोट उनको पड़ेंगे। लेकिन गुप्त मतदान के जरिए क्रॉस वोटिंग हो सकती है और वोटों को खरीदा जा सकता है, और ऐसा स्वतंत्र उम्मीदवार भी क्या हो सकता है, चुनाव जीत सकता है, जो धन बल के आधार पर। इसीलिए गुप्त मतदान के स्थान पर यहाँ पर क्या लाया गया है, खुला मतदान लाया गया है। और खुला मतदान क्या होता है कि उसमें बाकायदा वोट को दिखा के दिया जाता है कि हाँ हमने इनको वोट किया है, ये खुला मतदान है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गुप्त मतदान के स्थान पर खुला मतदान कर दिया गया। अब आप लोग ये कहेंगे कि लोकसभा या स्थानीय निकायों में खुला मतदान होना चाहिए, वो बहुत बड़ा समुदाय होता है, आप लोग वहां नहीं कर सकते, आपका वोट है गुप्त ही होना चाहिए, गुप्त मतदान ही होना चाहिए, क्योंकि वोट एक बहुत पवित्र कार्य है और आपकी अंतरात्मा किसको बता रही है, किसको वोट दे रहे हैं, इसको ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान ने राइट दिया है कि आपका जो वोट है वो क्या गुप्त होता है। तो समझ में आया होगा टॉपिक आपको। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें शायद मेरे को लग रहा है सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। इसके बाद देखिए आप लोग राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा की अवधि में आप एक प्रश्न का जवाब हम लोग यहां से लेते हैं, जैसे हमने क्लास स्टार्ट किया तभी उसको लिया था कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है या राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। इस प्रश्न का जवाब अगर आप लोग देंगे तो यहां से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहां हमने प्रश्न दिया राज्यसभा का कार्यकाल, एक बार फिर हम लोग ले रहे हैं कार्यकाल कितना होता है, कितना होता है या अवधि कितनी होता है कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न था आपके पास में। यहां आपका ए था 5 वर्ष, बी था 6 वर्ष, सी था 7 वर्ष और डी था इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। मैं आगे का यहां से स्टार्ट करता हूं इसको। राज्यसभा की अवधि आप लोग लिखे हैं उसका उत्तर, अभी हम बताएंगे राज्यसभा की अवधि। राज्यसभा की अवधि में आप लोग देखिए टेन्योर कितना होता है, टेन्योर का मतलब राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो यहां आप यूं समझे इसको, राज्यसभा को देखिए, राज्यसभा सबसे पहली बात तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका मतलब राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह कभी भंग नहीं होती। फिर ये भंग नहीं होती, इसका मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। अरे भाई भंगी नहीं होती तो कार्यकाल कहां से होगा।
तो फिर ये इसका मतलब क्या, कैसे चलती होगी ये, जब भंगी नहीं होती तो फिर चलता कैसे इसका काम। आप ये तो है नहीं कि एक आदमी बैठा हुआ है तो वही चला रहा है, इसका कार्यकाल नहीं होता। यहां हम बात करेंगे इसके राज्यसभा के, इसके का मतलब इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्यों का, किंतु यहां लिख सकते हैं आप लोग किंतु, किंतु परंतु, किंतु, किंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और इनमें से जो सदस्य हैं वो सदस्य क्या करते हैं, किस तरह से वो 6 साल बाद में एक साथ वो खाली नहीं होते। अगर एक साथ खाली होगा तो भंग हो जाएगा, जैसे लोकसभा एक साथ खाली होता है। आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष बाद में चुनाव, जैसे 17वीं लोकसभा चल रही है। अभी आप लोगों ने कभी सुना है कि राज्यसभा कौन सी नंबर की चल रही है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए उसका कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा। आपका जो उत्तर होगा कौन सा हो सकता है, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं दिया तो लिखें। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग यहाँ आए, यहाँ देखें आप लोग, इनमें से कोई नहीं क्यों नहीं आया? कि आपने कहा सर 6 वर्ष, तो मैंने क्या लिखा है, देखिए इसके सदस्यों का कार्यकाल लिखा है, नहीं कि किसका लिखा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी भंग नहीं होती और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल नहीं होता। तो ये लाइन देखें आप लोग, राज्यसभा प्रॉपर अपने आप में क्या है, परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस है। इसलिए न तो 5 वर्ष आएगा, न 6 वर्ष आएगा, न 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई कार्यकाल ही नहीं होता, कभी ये भंगी नहीं होती। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती और इसका अपना कोई कार्यकाल नहीं होता। किंतु इसके अंदर जो बैठने वाले जो लोग हैं, यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उनके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इस लाइन से आप लोग समझे, हमने कहा कि कभी भंग नहीं होती, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होने का मतलब ऐसी व्यवस्था की गई है किसके लिए, राज्यसभा के लिए, कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद में इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो क्या होंगे, अवकाश ग्रहण कर लेंगे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, यानी अवकाश ग्रहण कर लेंगे, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। रिटायर का मतलब यहाँ ये नहीं कि उनकी उम्र पूरी होगी, उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष बाद में। प्रत्येक 2 वर्ष का मतलब यहाँ वो नहीं है कि भाई जैसे अभी कोई सदस्य आया, उसको 2 साल हो गए, वो रिटायरमेंट हो गया, क्या हो गया, 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उनके स्थान पर पुनः 1/3 सदस्य कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होंगे और उनका कार्यकाल जो नए आएंगे 6 वर्ष के लिए होंगे और जो रिटायरमेंट होंगे वो भी कितने के लिए होंगे, 6 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा होने पर। तो इस व्यवस्था ऐसी की गई है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद में वो सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया है। अभी आए वो नहीं, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया वो लोग क्या हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहां आप लोग देखिए, इन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आता तो उत्तर क्या आता आपका, 6 वर्ष। यह प्रश्न ऐसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपका उत्तर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि स्थायी सदन होता है। देखिए आगे इसको थोड़ा सा आप लोग एग्जाम्पल के नजरिए से समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे,
एग्जाम्पल फॉर, देखिए मान लीजिए 2020 है अभी, 2020 में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, अवकाश ग्रहण करते हैं, और उनके स्थान पर 1/3 सदस्य, नए सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अब 2020 में जो नए सदस्य आए वो उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा, तो 20 और कितना 2020 में आए तो उनका कार्यकाल 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2026, ठीक है। अब क्या कहा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, पहले यहां से समझे आप लोग, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, इसका मतलब 2020 में चुनाव हुए, 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हुए, 1/3 सदस्य नए आए, तो अब 2021 में नहीं होगा, 2021 में 2 जोड़ेंगे तो 2022 में वही 1/3 सदस्य क्या होंगे, अवकाश ग्रहण करेंगे, फिर इनके स्थान पर क्या आ जाएंगे, 1/3 सदस्य नए सदस्य आएंगे, वो भी कितने दिन के लिए, 6 वर्ष के लिए, और इनका कार्यकाल क्या हो गया 22 और 6 कितना हो जाएगा 2028, ठीक है। फिर आप लोग आगे चले, ऐसे ही चलते रहेंगे ना, इसलिए तो खाली नहीं हो रहा ना। 2022 के बाद 23 में नहीं होगा चुनाव, कब होगा 2024 में, और 2024 में वही स्थिति आएगी, 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे, 1/3 सदस्य नए आ जाएंगे, कितने नए सदस्य, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और इनका कार्यकाल क्या होगा 24 में 30 जोड़ दें, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद में आ रहा है 2020, 22, 24 और ये आ गया 2026। 2026 में भी वो स्थिति, 1/3 सदस्य अवकाश, 1/3 सदस्य नए 6 वर्ष के लिए, और इनका कार्यकाल होगा 2036, 30 कितना हो जाएगा 26 और 6 32, इनका रिटायरमेंट 32 को आना। तो आप लोग देखें यहां पर, देखें ये सदस्य 2026 में, यानी 2020 में जो आए थे ये लोग 2020 में जो आए थे वो 2026 में रिटायरमेंट होंगे, यहां पर ये सदस्य रिटायरमेंट हो गए। तो इस तरह से क्रम चलता रहता है और एक साथ खाली नहीं होता, इस तरह से 2020, 22, 24, 26 ऐसे से आगे तक बढ़ता जाता है, यानी रोटेशन क्रम चलता रहता है, और इस रोटेशन क्रम के आधार पर क्या होता रहता है कि सीटें भरी जाती हैं और चलता रहता है। तो शायद आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, बार बार आप लोग रिपीटेशन करें। मैंने कोशिश करी है आपको फैक्ट बताने की, महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ढूंढ के आपको बताने की, ताकि आप लोग जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके राज्यसभा के लिए। राज्यसभा की और बातें हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।